स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। जैसा कि जानते हैं आप, इस बुलेटिन में हम दिन भर की वैसी खबरों को समझते हैं जिनसे सवाल बनाए जा सकते हैं और सवाल बनाए जा सकने की संभावनाएं होती हैं। आइए सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। दिनकर गुप्ता बने NIA के डायरेक्टर जनरल, 31 मार्च 2024 तक रहेंगे पद पर काबिज। मुंबई आतंकवादी हमले के बाद हुआ था NIA का गठन। USA में गन सेफ्टी बिल सीनेट से पारित, स्ट्रॉ परचेजिंग पर सजा का प्रावधान। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट से मिलकर बनी है अमेरिकी संसद। और नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया पर वर्कशॉप का शुभारंभ। वायु गुणवत्ता से संबंधित आंकड़े में मददगार साबित होगा फ्रेमवर्क। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी समस्या है वायु प्रदूषण। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिनकर गुप्ता को NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। उन्हें अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा नियुक्त किया गया। वे 31 मार्च 2024 तक इस पद पर रहेंगे। NIA का गठन NIA एक्ट 2008 के द्वारा 31 दिसंबर 2008 को किया गया था। गौरतलब है कि इसकी स्थापना 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद की गई थी। इसे नेशनल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का दर्जा दिया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। NIA एक्ट 2008 के मुताबिक एक राज्य सरकार केंद्र सरकार से किसी मामले को हैंडओवर करने का अनुरोध कर सकती है। NIA एक्ट 2008 की धारा 9 के मुताबिक NIA की इन्वेस्टिगेशन के दौरान राज्य सरकार को सहयोग करना होता है। आपको बता दें कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। USA में गन कल्चर की सरगर्मियों के बीच सीनेट ने एक गन सेफ्टी बिल पारित किया है। सीनेट ने यह बिल सुप्रीम कोर्ट द्वारा गन रखने को संवैधानिक अधिकार बताने के बाद लाया है। अब बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भेजा जाएगा। वहां से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जानकारों के मुताबिक ये बिल अमेरिका में बढ़ते गन कल्चर के खिलाफ मजबूत एक्शन साबित होगा। इसमें स्ट्रॉ परचेजिंग पर 15 से 25 साल तक की सजा का प्रावधान है। स्ट्रॉ परचेजिंग से मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बंदूक खरीदना जिसे कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो लेन देन से अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता। इसके अलावा बिल में हथियारों की बिक्री पर उन लोगों के लिए भी प्रतिबंध लगाया गया है जो अपने अनमैरिड इंटीमेट पार्टनर्स के साथ किसी भी तरह के अब्यूज के दोषी पाए गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट से मिलकर बनती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 निर्वाचित सदस्य होते हैं जो कि राज्यों की जनसंख्या अनुपात में होते हैं। वहीं सीनेट में 100 सदस्य होते हैं जो हर राज्य से 2 मेंबर्स होते हैं। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने NARFI यानी नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया पर एक वर्कशॉप का शुभारंभ किया। नार्फी को मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के द्वारा तैयार किया गया था। यह फ्रेमवर्क वायु गुणवत्ता से संबंधित आंकड़े मुहैया कराने, अध्ययन करने में मददगार साबित होगा। NARFI एक इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म है। यह नीति निर्माताओं, नगर पालिकाओं, स्टार्टअप, निजी क्षेत्रों को सूचनाएं प्रदान करने के निर्णय में मदद करेगा। इसके जरिए रिसर्च बेस्ड ऑडिटेड इंफॉर्मेशन और इंडस्ट्री ओरिएंटेड सॉल्यूशंस भी प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है। वायु प्रदूषण से मतलब पॉल्यूटेंट्स के पर्यावरण में रिलीज होने से है। यह मानवीय स्वास्थ्य और संपूर्ण पृथ्वी के लिए खतरनाक है। WHO के मुताबिक वायु प्रदूषण दुनिया में 7 मिलियन मौतों के लिए जिम्मेदार होता है। वायु प्रदूषण के लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, स्टबल बर्निंग, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन शामिल हैं। जून फर्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने एनवायरनमेंट के लिहाज से एक बड़ा फैसला सुनाया था। इस फैसले में एपेक्स कोर्ट ने सभी राज्यों को डायरेक्शन दिया था कि हर एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड
नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डिमार्केटेड बाउंड्रीज से 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन बनाना मैंडेटरी होगा। फैसले में यह भी कहा गया है कि इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ के भीतर कोई भी नया परमानेंट स्ट्रक्चर या माइनिंग की परमिशन नहीं होगी। पहले इस PIL में सिर्फ तमिलनाडु के नीलगिरी फॉरेस्ट लैंड्स को प्रोटेक्ट करने की मांग की गई थी, लेकिन बाद में पूरे देश के फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट करने की डिमांड रखी गई। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद केरल के किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास हाई डेंसिटी पॉपुलेशन होने के चलते उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। आइए समझते हैं कि इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री से 10 किलोमीटर तक के एरिया को इको फ्रेजाइल या फिर इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ESZ तय करता है। आपको बता दें कि नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2005 से 2016 के मुताबिक इको फ्रेजाइल जोन्स नोटिफाई किए गए हैं। 2011 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन इशू करते हुए कहा कि ESZ प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स के तौर पर बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ESZ में सभी ह्यूमन एक्टिविटीज बैन रहती हैं। इस एरिया में कमर्शियल माइनिंग, सॉ मिल्स, लकड़ी का कमर्शियल इस्तेमाल वगैरह पर रोक है, लेकिन एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग इत्यादि को अलाउ किया जाता है। साइंटिस्ट ने कैरेबियन मैंग्रोव स्वैम्प में दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरियम खोजा है। इस बैक्टीरियम को खुली आंखों से देखा जा सकता है, जबकि ज्यादातर बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ऑलिवर ग्रॉस नाम के बायोलॉजिस्ट ने सबसे पहले इस बैक्टीरियम को 2009 में देखा था। उस समय इसकी पहचान वो बैक्टीरिया के तौर पर इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि इसका साइज करीब 0.9 सेंटीमीटर यानी बैक्टीरियन लिहाज से बहुत बड़ा था। जब इसका जेनेटिक एनालिसिस किया गया तो पता चला कि दरअसल इसमें सिंगल बैक्टीरियल सेल है। रिसर्चर्स ने बताया कि इसमें सेल का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग है, या फिर यूं कहें कि अनयूजुअल है। एक बड़ा अंतर यह है कि इसमें लार्ज सेंट्रल कंपार्टमेंट या वैक्यूल है। हो सकता है इसकी वजह से ही इसका साइज काफ़ी बड़ा हो। हालांकि इस बैक्टीरियम का साइज इतना बड़ा क्यों है, इस पर अभी कोई निश्चित जानकारी साइंटिस्ट्स के पास नहीं है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे वीकली कंपाइलेशन के साथ आपसे होगी मुलाकात News@9 में स्टडी IQ इस चैनल पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।